Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you about फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल पॉलिसी, जो कि थर्ड पार्ट है आपके सिलेबस का। लिखा तो है फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन ये एक्चुअली डिफरेंट टॉपिक्स हैं, राइट। तो थर्ड टॉपिक हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम क्या समझेंगे। I am presenting this lecture series through Triple S, one of the best platform for free education, having more than 95,000 subscribers on YouTube. So let us start without wasting time. सबसे पहले कल की मैं बात करूं तो हमने कवर किया है आरबीआई कंप्लीट। उसके बाद हमने कंप्लीट क्या किया है, मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग्स आपको करना पड़ेगा आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, राइट। वो आपको अगर ओलू बोर्ड से आपको मिल रहा है, जो भी आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा, उसमें से जो जो मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई में लिखा होगा उसको भी आपको उन पॉइंट्स को याद करना होगा। जो जो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा उसको लिखते जाओ। लेकिन जितना मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए था किसमें, आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी में, वो मोर देन सफिशेंट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स के साथ कॉन्सेप्ट्स के साथ आपने समझा है, अच्छे तरीके से समझा है, उस वैसे आपको इकोनॉमिक्स याद रहेगा। और कोई भी सब्जेक्ट उसी तरीके से याद रहता है अगर उसको थोड़ा सा हम रूट्स तक जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे कि हमने शायद एमएससी के इसका मास्टर्स लेवल का पढ़ा या हमने पीएचडी लेवल का, नहीं। ये बेसिक होता है जो आपको समझना होता है चीज़ों। आप क्रैमिंग करोगे उसका मतलब ही नहीं निकलेगा। उससे कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है? कुछ क्वेश्चंस तो बन सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन अगर क्वेश्चन कल सपोज टफ आ गया फिर फंस जाओगे वहाँ पर। तो रिस्क आप नहीं ले सकते हो। यहाँ से आप बोल रहे हो कि हमें जॉब ज़रूरी चाहिए, यहाँ से आप बोल रहे हो कि 15 मिनट का लेक्चर होना चाहिए, एक टॉपिक कवर होना चाहिए आपके हिसाब से 1 आवर में। हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इस उससे क्या हो जाएगा, आप जॉब नहीं मिलेगा आपको कल, ये 100% गारंटी। ऐसा नहीं होता। आप क्यों, जिसने भी क्वालिफाई किया होगा, टॉपर के साथ आप बात करो, ठीक है। रैंक होल्डर्स का, पहले टॉप 10 वालों के साथ अगर आप बात करोगे, वो आपको बताएंगे रियलिटी कि किस तरीके से उन्होंने किया होगा, अगर उन्होंने बताया। बट एक्चुअली उन्होंने बहुत हार्ड वर्क की होती है, उन्होंने अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा होता है, तभी मार्क्स आते हैं, राइट। तो चीज़ों को आराम से समझो। 15 फरवरी तक हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। उसके बाद भी आपको 3 महीने मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ बाकी कंपोनेंट्स भी आपको इस महीने में कवर हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं सर हमारे पास टाइम कम है, आप फास्ट जाओ, ठीक है। उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, उससे फ़ायदा ही नहीं मेरा कुछ पढ़ाना यहाँ पर, ठीक है। वो भी कर सकता हूँ मैं ऊपर ऊपर जाकर। सपोज 13 लेक्चर्स हैं, डेली में एक लेक्चर लेकर आऊँगा, एक एक आवर का, बात खत्म, 13 दिन में कंप्लीट हो जाए इकोनॉमिक्स। ऐसे नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो काम ही नहीं, वो ना तो आपका भी टाइम वेस्ट, ना तो आपको जॉब मिल जाएगा, ना कुछ होगा। बात समझ में आ रही है? सो थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि मैंने कमेंट्स को देखा है, उसमें मैंने देखा है कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप थोड़ा ज़्यादा ये जा रहे हो। आपको ज़रूरत है ये चीज़ आप बाद में रियलाइज़ करोगे, जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि नहीं अब हम कुछ इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। बच्चों का ये पोर्शन बहुत वीक होता है, वन कि आप इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के साथ भी बात कर सकते हो। जिस हिसाब से क्वेश्चंस को पूछा जाता है, उस हिसाब से क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को नहीं समझोगे। कब तक क्रैमिंग करोगे? वो ज़माना चला गया, ठीक है। पहले जब 2013, 14, 15, 16, इवन कि 17 तक एसएसबी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, ये बोलो, और वो तो सबको आता है। फिर डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट होता है? डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होता है अगर आप किसी मॉडरेट लेवल या टफ लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करके आते हो, और वहाँ से आपकी सिलेक्शन, वही पोर्शन आपकी सिलेक्शन को डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपने तरीके से चलूंगा, आप कितना भी बोलो मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से ही चलूंगा, जितना मुझे पता है कि बच्चों का किस में फ़ायदा है, राइट। सो देखते रहो, आराम से देखते रहो, पेशेंस के साथ साथ सब कवर हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। बाकी कंपोनेंट्स आपको चल रहा है, जो बाकी मैथ्स जो है, इंग्लिश जो है, या जम्मू कश्मीर का जीके भी आपको चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप चलो, एक बार हर एक में हाथ मत डालो, ऐसे नहीं होता है,
ठीक है, मैंने आपको पहले दिन भी बोला है कि आप स्टार्ट करो, कुछ कंपोनेंट्स ले लो एक महीने के लिए, 2-3 कंपोनेंट्स, नेक्स्ट मंथ के लिए 2-3 कंपोनेंट्स ले लो। उस तरीके से करना होता है। आप पाँचों के 5 कंपोनेंट में एक ही मंथ में हाथ डालोगे तो करोगे क्या? कुछ हाथ में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आहिस्ता-आहिस्ता चलो ना। 5 मंथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है, 5 को डबल करोगे 10 महीने होते हैं, मतलब 1 साल होता है। ठीक है? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पेशेंस रखो, बस उतना ही आपको करना है। चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता कवर हो जाएगी, ठीक? चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जानेंगे हम फिस्कल पॉलिसी का बेसिक्स क्या होता है। बेसिक्स का मतलब ये होता है, इसका आइडिया मिल जाएगा आपको कि फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस इसके बन सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन से, राइट? सबसे पहली बात, फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है, फिस्कल पॉलिसी डील्स विथ टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है, जो भी हम टैक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं या हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, यहाँ पर रिवेन्यू भी आप लिख सकते हो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम बात करेंगे, जो भी इन तीनों के बारे में हम जब भी हम बात करेंगे, मतलब हम फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ये किन के डिसीजंस होते हैं? ये गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड होता है गवर्नमेंट के साथ। और अगर आपको पिछला याद होगा, मॉनेटरी पॉलिसी किसके साथ होता है? आरबीआई के साथ, सेंट्रल बैंक के साथ। ठीक है, तो यहां पर यही लिखा है। अब यहां पर ध्यान से समझो, इसका मतलब हमें पढ़ना है क्या है फिर फिजिकल पॉलिसी में आगे 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 लेक्चर्स में। एक तो हमें टैक्सेशन पढ़ना है, मतलब टैक्स स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें पूरा, ठीक। दूसरा हमें क्या पढ़ना है? रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर पढ़ना है, मतलब रिवेन्यू हम आगे बताऊंगा मैं किस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा टैक्सेशन से, और रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर को हमें समझना पड़ेगा कौन कौन से मेथड्स जो हैं गवर्नमेंट यूज करता है, किस लिए एक्सपेंडिचर करता है, और रिवेन्यू को कलेक्ट कैसे करता है। और टैक्सेशन भी जो है, ये भी एक टाइप ऑफ मेथड है गवर्नमेंट के पास कि ये क्या करता है? रिवेन्यू को कलेक्ट करता है, राइट? आई होप यू आर गेटिंग मी। नेक्स्ट इज ए फिजिकल पॉलिसी मे बी ऑफ 3 टाइप्स। फिजिकल पॉलिसी जो है, इसके हमने कैटेगराइज किया है 3 टाइप्स। एक है हमारे पास न्यूट्रल, आराम से समझो इसको। नंबर सेकंड इज कॉन्ट्रैक्शनरी, नंबर थर्ड इज एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी, इस पे क्वेश्चंस आपको वो पूछ सकते हैं। सबसे आसान वाला क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या है कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी किसको बोलते हैं, और एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है। जब भी देखो, मैंने पहले बोला फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। यहां पर आई में इनकम लिख रहा हूं और ई का मतलब एक्सपेंडिचर है। जब इनकम ज्यादा, जब इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी। एक टाइप ये है। नंबर सेकंड टाइप क्या है? जब इनकम क्या होता है, ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर से, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। वहां पर बोला जाएगा आपको क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। व्हाट यू हैव टू से, आपको ये बोलना है कि जिसमें इनकम, जब इनकम ज्यादा होता है और एक्सपेंडिचर कम, मतलब ये है कि आप खर्च कम करते हो और आपकी इनकम ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शनरी। मतलब क्या होता है इसका? मतलब सरप्लस होता है। सरप्लस मतलब आपके पास ज्यादा है अमाउंट, पैसा आपके पास ज्यादा, आप सेविंग कर सकते हो। किसमें? जब आपके पास इनकम ज्यादा। एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल से ही समझो आप। सपोज आपके पास 50K आपकी सैलरी है, आप जॉब करते हो, मतलब 50,000। इसमें आप क्या कर रहे हो? आपको मंथली जो होता है, आपको आपका जो एक्सपेंडिचर है, खाना पीना, आपका रेंट, जितना भी है, वो हो गया टोटल 20K। बचा कितना आपके पास? 30 आपका सेविंग है। इसका मतलब आपका इनकम कितना है? 50 है। आपका एक्सपेंडिचर कितना है? 20। आपने सेव कितना किया? 30। तो दैट मीन्स आप सरप्लस में हो, इसको बोलते हैं हम सरप्लस, राइट। ये था सेकंड टाइप फिजिकल पॉलिसी का। बेसिक्स हैं, क्वेश्चंस आएंगे यहां से। नेक्स्ट इज, एक सेकंड रुको, यहां पर इसको मैं चेंज करता हूं। हाँ, नेक्स्ट इज
एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी मतलब क्या होता है, आपका इनकम कम होता है एज कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपके पास 50K सैलरी तो है, लेकिन आपका खर्चा जो है वो 70K होता है मंथ में, इसका मतलब 20,000 जो है, 20K जो है वो आपको एक्स्ट्रा जो है जेब से निकालना पड़ता है। इसका मतलब आप उसको बोल सकते हो डेफिसिट में हो, और इस डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, ये बोरोइंग्स करता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी को मैं यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट में लिंक करता जाऊँगा आगे आगे, जो भी हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग मी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में भी मेंशन करो क्या आपको समझ आता है या नहीं आ रहा है। राइट, चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने शॉर्ट में क्या लिखा है इसको साइड में, अगर आप ये नोट देख सकते हो यहाँ पर कैसे मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है साइड पे, याद रखने के लिए मैं लिखूंगा। देखो यहाँ पर आराम से आप ऐसे नोट्स बना सकते हो। आपको क्या करना है, आप लिखना है फिजिकल पॉलिसी मतलब होता है टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर का, क्योंकि आपने समझा है। उसके बाद आपको टाइप्स लिखना है, एक न्यूट्रल लिखो, सेकंड लिखो कॉन्ट्रैक्शनरी, थर्ड लिखो एक्सपेंशनरी। न्यूट्रल में लिखो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, कॉन्ट्रैक्शनरी में लिखो इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंशनरी एक्सपेंशन में लिखो मतलब एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में लिखो इनकम लेस देन एक्सपेंडिचर। और फिजिकल पॉलिसी का दूसरा नाम आप बोल सकते हो बजटरी पॉलिसी भी इसको नाम दिया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन। फिजिकल पॉलिसी इज आल्सो कॉल्ड एज बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब हमें बजट के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा आर एस इसके लिए, JK SSB के लिए। लेकिन जब आप सिविल सर्विस में जाते हो तो आपको बजट पूरा पढ़ना पड़ता है, और एग्ज़ाम से पहले जो जून जुलाई में एग्ज़ाम होता है उससे पहले 2 महीने पहले ही बजट आ जाता है। उसके लिए वो बजट हमें पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता है उससे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से 4-5 क्वेश्चंस बजट से आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आएगा कि बजटरी पॉलिसी का दूसरा नाम क्या, आपको बोलना फिजिकल पॉलिसी, हाँ, ऑफ द गवर्नमेंट, ना कि RBI का। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये वो है फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया में बी डिवाइडेड इनटू 2 सेट्स ऑफ अकाउंट्स। जो फिजिकल पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको हम डिवाइड करते हैं 2 अकाउंट्स में। हमारे पास 2 अकाउंट्स में फिजिकल पॉलिसी को हम डिवाइड करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एक होता है हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट और होता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। एक है हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट एंड सेकंड इज द कैपिटल अकाउंट। We will discuss these two types in the next lecture, but first of all, we have to start from द टैक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला फिजिकल पॉलिसी का मतलब टैक्सेशन, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, हमें पूरा टैक्स स्ट्रक्चर जानना है और GST भी हम जानेंगे। ठीक है, चलो हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। राइट, सो टैक्सेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन क्या है, टैक्सेस की क्लासिफिकेशन। एवरी कंट्री हैज़ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स टैक्स स्ट्रक्चर। हर कंट्री के पास वो हर कंट्री जो है वो टैक्सेस को क्लासिफाई करता है। ठीक है, उसके पास एक टैक्स स्ट्रक्चर होता है। अब हम कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है कंट्रीज के पास, ठीक है, टैक्स स्ट्रक्चर। सबसे पहला जो है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स एंड एडवोलोरम टैक्स। ठीक है, एडवालोरम टैक्स जिसको आप बोलते हो। तो हर कंट्री के पास क्या होता है, टैक्स स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें कौन कौन सा टाइप आता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, स्पेसिफिक एंड एडवालोरम टैक्स। यहाँ पे ध्यान रखो, आप आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, या एग्जांपल बताओ डायरेक्ट टैक्स की क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल बताओ। वहां पर एग्जांपल ही दिया होगा, आपको बताया जाएगा ये बताओ कि ये क्या बोल रहा है, क्या ये डायरेक्ट टैक्स है, क्या ये इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या ये प्रोग्रेसिव है, क्या ये रिग्रेसिव है, क्या ये स्पेसिफिक टैक्स है, क्या ये एडवालोरम टैक्स है। समझ आ रही है बात, तो हम समझेंगे एक एक करके विथ अच्छे से कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। राइट, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, एक सेकंड होल्ड ऑन। हाँ, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स विच हैज टू बी पेड बाय द सेम पर्सन or company on whom it is imposed, which means that its burden falls on the same person or company on whom it is imposed.
देखो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करता है। एक जिस पर्सन के ऊपर इम्पोज किया जाता है वही पर्सन जो है टैक्स पे करता है। या जिस कंपनी के ऊपर सपोज ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करता है, ये टैक्स इम्पोज करता है पर्सन ए को, पर्सन बी को, या कंपनी ए को, कंपनी बी को। जिसके ऊपर, जिस पर्सन के ऊपर इसको इम्पोज किया जाता है, इस टैक्स को इम्पोज किया जाता है, ठीक है, उसी वही पर्सन उस टैक्स को पे करता है। किसको? गवर्नमेंट को देता है। इस टैक्स को हम नाम देते हैं डायरेक्टेड टैक्स। मतलब उस टैक्स का बर्डन उसी पर्सन पे आता है जिस पर्सन पे के ऊपर इम्पोज किया जाता है। राइट, तो यही यहां पर लिखा है। फिर से मैं समझाऊंगा आपको कि ये गवर्नमेंट है, ठीक है, ये कोई पर्सन ए है और बी है। गवर्नमेंट ने इसको बोला आपको जो है आपके ऊपर टैक्स इम्पोज हो रहा है पर्सन ए पे, और आपको सपोज 5% टैक्स आपके ऊपर लग रहा है, तो ये पर्सन ए ही गवर्नमेंट को दे देगा, ना कि कोई और पर्सन। गवर्नमेंट इम्पोज कर रहे हैं पर्सन बी के ऊपर, दैट मीन पर्सन बी ही किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा, ना कि पर्सन ए। मतलब ये है कि जिसके ऊपर इसको इम्पोज किया जाता है उसी के वही उस टैक्स को क्या करता है? पे करता है। जिसके ऊपर उस टैक्स को इम्पोज किया जाता है वो बर्डन उसी के ऊपर आता है। यही मैंने लिखा, विच मीन्स दैट इट्स बर्डन फॉल्स ऑन द सेम पर्सन और कंपनी ऑन whom इट इज इम्पोज्ड। इन अदर वर्ड्स, एक और इसका आप समझ सकते हो आसान भाषा में। इन अदर वर्ड्स, इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। Taxes on income and wealth are direct taxes like income tax, corporate tax, property tax, wealth tax, etc. समझो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर। सपोज आप जॉब करते हो, आपकी इनकम है, आपकी सैलरी है, जितनी भी आपकी इनकम है एक महीने में या एक साल में, एक महीने में 50,000 है आपका, एक साल में हो गया वो 6 लाख, ठीक है, 6 लाख आपके पास आ गया वो। तो इसका मतलब आपकी सैलरी के ऊपर, मतलब आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगाया गया है, तो दैट मीन्स ये टैक्स आप ही पे करोगे। जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पर जो टैक्स लगाया जाता है, इसका मतलब जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसी को वो क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए मैंने लिखा इनकम टैक्स आता है। डायरेक्ट टैक्स में क्वेश्चन आएगा कि इनकम टैक्स क्या है, क्या ये डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स? आपको बोलना है इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स, मैंने अभी कंपनीज के बारे में बोला, कॉर्पोरेट टैक्स इज ऑल्सो डायरेक्ट टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 5, 10 जितनी भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। तो दैट मीन्स जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसी को वो पे करना पड़ेगा, ना कि कोई और पर्सन आकर उसके बदले टैक्स देगा। ऐसा नहीं होता है किसमें? डायरेक्ट टैक्स में। जो भी आपके पास वेल्थ है, उस जितनी भी आपके पास वेल्थ है, उस वेल्थ पे ऊपर जो भी गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करता है, आपको वो टैक्स आपको ही पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। दैट मीन्स उसका उस टैक्स का बर्डन आपके ऊपर ही आएगा, ना कि किसी और पर्सन के ऊपर। आई होप यू आर गेटिंग मी राइट। सो लेट्स मूव। डायरेक्ट टैक्स by definition reduces inequality of income as the rich are taxed at higher rates than the others। इसका मतलब क्यों डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है? अब क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट टैक्स क्यों इम्पोज किया जाता है? इससे क्या होती है? इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाता है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? देखो, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी, ध्यान से समझो इस पॉइंट को, ये पर्सन बी है, राइट। अब देखो क्या होगा, पर्सन ए के पास सपोज इसकी सैलरी जो है 1 लाख है, और ये पर्सन बी जो है इसके पास जो है सपोज 25K, मतलब 25,000 है। इसके ऊपर जो टैक्स होगा वो ज़्यादा होगा, इसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो कम होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर टैक्स कम लगेगा। इसका मतलब जो इनइक्वालिटी होती है वो रिड्यूस होती है। तो इनइक्वालिटी का रिड्यूस का मतलब होता है जितना ज़्यादा टैक्स, जितनी ज़्यादा इनकम किसी के पास उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। जितनी कम इनकम किसी के पास होती है उस हिसाब से इसको टैक्स पे करना पड़ता है। ना कि यहाँ पर इसका 1 लाख है, इसको भी 5% है, और इसका 25 है, इसको भी क्या किया जाएगा? इसको बोला जाता है क्या करो, अब आप भी 5% करो। ठीक है, नहीं, ये क्या किया जाता है, जिसका 1 लाख है इसको क्या किया जाएगा? उसको बोला जाएगा नहीं, आपको क्या करना है, आपको 10% इंटरेस्ट रेट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, सो दैट जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगी? वो रिड्यूस हो जाएगी। ना कि यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ये बेचारा गरीब होता जा रहा है और ये जो होता है ये अमीर होता जा रहा है।
क्योंकि उसको भी इतना ही टैक्स पे करना पड़ता है, इसको भी इतना टैक्स पे करना पड़ता है। तो दैट मीन्स इनकम पे बेसिस पे क्या किया जाता है, टैक्स पे करना पड़ता है। और जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, जितना कम इनकम उतना कम टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सा टैक्स स्लैब होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 50,000 मतलब साल में 5 लाख का इनकम होता है, क्या उस पर टैक्स पे करना पड़ता है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको जब हम डिटेल में जाएंगे आगे टाइप्स पे। फिलहाल आप इतना समझो कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है और एग्जाम्पल क्या है। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनकम टैक्स जो है ये टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंदर आएगा। नंबर सेकंड जो है कॉर्पोरेट टैक्स जो है तो डायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स की बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स है। वेल्थ टैक्स की बात करेंगे तो डायरेक्ट टैक्स है। रीज़न क्या है क्यों डायरेक्ट टैक्स को इम्पोज किया जाता है, क्यों, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, मतलब ये होता है जिसकी ज़्यादा इनकम होती है उसको ज़्यादा टैक्स जो है पे करना पड़ता है, हायर रेट में पे करना पड़ता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। अब क्वेश्चन है नंबर सेकंड क्या है, व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्स। So let's see what are indirect tax. An indirect tax is a tax which is imposed on someone but is paid by someone else, which means its burden falls on someone else. राइट अब यहाँ समझो आप, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, सपोज ये एक पर्सन ए है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने बोला, सपोज ये कोई इंस्टीट्यूशन ले लो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन ले लो। कोचिंग इंस्टीट्यूशन के ऊपर गवर्नमेंट ने बोला कोचिंग इंस्टीट्यूशन को, इसके ओनर को, कि जो आपका ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप इंस्टीट्यूशन चला रहे हो तो टैक्स पे करना पड़ेगा। वो बोल रहे वेल इनको ठीक है, मैं तो टैक्स पे करूंगा, लेकिन वो टैक्स जो है वो कहाँ से रिकवर करेगा, वो रिकवर करेगा स्टूडेंट से। अगर आपने कहीं पर भी पढ़ा होगा तो वहाँ पर लिखा भी होगा आपको कि जब आप फ़ी भरते हो आपको लिखा होगा 25,000 आपका फ़ी है, और प्लस लिखा जाता है जीएसटी, मतलब वो टैक्स आपके ऊपर, एक तो जीएसटी भी लिखा होगा और बाकी चीज़ें भी लिखी होती है। मतलब ये है कि वो अपनी जेब से, कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है अपनी जेब से नहीं देता है, वो क्या करता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ से निकालते हैं, हज़ार हज़ार जो भी जितना भी आपका फ़ी होगा उस हिसाब से उस पर जितना टैक्स होगा, ठीक है, वो टैक्स आपको खुद पे करना पड़ता है। तो इसका मतलब लगाया किसके ऊपर, इंस्टीट्यूशन के ऊपर। किसने, गवर्नमेंट ने, लेकिन इंस्टीट्यूशन किन से ले लेता है, स्टूडेंट से ले लेता है। इसका मतलब जिसके ऊपर लगाया गया था उसका बर्डन जो है किसी और के ऊपर आ रहा है, मतलब इम्पोज किया गया था इंस्टीट्यूशन के ऊपर, लेकिन उसका बर्डन किस पे आ रहा है अब, स्टूडेंट्स के ऊपर। इसी को बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। राइट, यहाँ पर यही लिखा है मैंने, एन इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन समवन बट इज पेड बाय समवन एल्स, विच मीन्स इट्स बर्डन फॉल्स ऑन समवन एल्स। इन अदर वर्ड्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड, इसका बर्डन शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, मैं एग्जांपल्स बताता हूँ आपको कौन कौन सा है। टैक्सेस ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर इनडायरेक्ट टैक्स। जो भी आप गुड्स खरीदते हो, जो भी आप सर्विसेज लेते हो, ठीक है, आप होटल में जाते हो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, फिर वहाँ पर कोई भी चीज़ आप ऑर्डर करते हो तो उनको भी टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर सर्विस टैक्स जो है आपसे ले लेते हैं। जो भी आप गुड खरीदते हो, ठीक है, मार्केट में कमोडिटीज़ खरीदते हो, उस पर जितना भी टैक्स होता है वो जो है शॉपकीपर नहीं पे कर पाएगा, वो आपसे जो है रिकवर होगा, कंज्यूमर के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब लगाया गया है एक पर्सन के ऊपर और उसका बर्डन दूसरा फेस कर रहा है, इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल्स क्या इनडायरेक्ट टैक्स के, वैट, वीएटी, याद रखो इसका फुल फॉर्म, याद रखो वीएटी का फुल फॉर्म क्या, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो एसएसबी पूछ लेता है। वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स ये आगे हम पढ़ेंगे। सर्विसेज टैक्स भी हम आगे पढ़ेंगे, एंटरटेनमेंट टैक्स भी पढ़ेंगे, एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी भी हमें आगे पढ़ना है। बट अभी इसको कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज क्या किया मैंने कि इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने लिखा वैट, उसके बाद सर्विसेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी, ये सभी है इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन आएगा जीएसटी क्या है, क्या ये डायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स, आपको बोले जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। राइट, ये हम आगे हमें इन टैक्सेस को डिटेल में पढ़ना है। और क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आपको बोलना है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और वेल्थ टैक्स, जितना भी है वो है डायरेक्ट टैक्स। अब यहां पर क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट जो है कौन कौन से टैक्सेस को कलेक्ट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट किस किस टैक्स को कलेक्ट करता है, और इसका ऑर्डर आपको याद रखना है। मतलब जो भी ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो हम याद रखें। सबसे पहला जो है कॉर्पोरेट टैक्स, नंबर सेकंड पे आपको लिखना है इनकम टैक्स, नंबर थर्ड एक्साइज ड्यूटी, नंबर फोर्थ कस्टम ड्यूटी, नंबर 5 सर्विसेज टैक्स। तो दैट मीन्स सबसे पहले जब मैंने आपको कॉर्पोरेट टैक्स का नाम बोला तो सबसे ज़्यादा टैक्स जो है कलेक्ट करता है गवर्नमेंट, वो है मेजर टैक्स जो है वो है कॉर्पोरेट टैक्स। सेकंड सीरियल पे आ जाएगा वो इनकम टैक्स होता है जो कि कलेक्ट कर किया जाता है इसका। ठीक है,
और थर्ड जो है एक्साइज ड्यूटी, फोर्थ जो है कस्टम ड्यूटी, नंबर फिफ्थ जो है दैट इज सर्विस टैक्स। और मैंने लिखा भी है यहाँ पर देखो कॉर्पोरेट टैक्स ऊपर लिखा, फिर मैंने इनकम लिखा, यहाँ पर लिखा भी है डायरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सेस। ठीक है, ये पहला नंबर सीरियल फर्स्ट पे सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट होता है कॉर्पोरेट टैक्स। देखो यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखा है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट थोड़ा सा अगर आप जानोगे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, नियरली कम से कम 52% डायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट, डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट होता है। 52% जो टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स से आता है, और 48% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। लेकिन अगर हम देखेंगे 1991 में क्या हो रहा था, ठीक है, 1991 में 19%, ध्यान से देखो, अभी जो है 52%, और 1991 में 19% आता था किससे, डायरेक्ट टैक्स से, और 81% किस पे आ रहा था, 81% किससे आ रहा था, इनडायरेक्ट टैक्स से। इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो कि इम्पोज किया जाता है एक के ऊपर, लेकिन उसका बर्डन दूसरे के ऊपर आता है। इसका मतलब जिसके भी ऊपर टैक्स लगाया जाता था, वहां पर पुअर लोगों को बहुत ज्यादा ये बर्डन उनके ऊपर आता था, वो टैक्स पे करते थे एक्चुअली जो पुअर पॉपुलेशन होती थी। और यहाँ पर मैंने मेंशन किया भी है बर्डन ऑन पुअर पीपल। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन पूरा किन पे आ रहा था, पुअर पीपल पे, कब, 1991 में। और अभी जो होता है 52-48, ये शायद चेंज भी होगा, थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही है साल भर साल, बट इतना आप याद रखो कि डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा मिल रहा है और इनडायरेक्ट टैक्स से उससे थोड़ा सा कम मिल रहा है। ठीक, और इसका ऑर्डर आपको याद रखना है, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब कुछ। ठीक है, सर्विसेज टैक्स को स्टार्ट कब किया गया था, 1994 और 1995 के आसपास इसको सर्विसेज टैक्स को इम्पोज किया गया था। और उस टाइम पे सिर्फ 5 सर्विसेज के ऊपर क्या किया जाता था, टैक्स इम्पोज किया जाता था। सिर्फ टोटल 5 सर्विसेज थी जिनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, कब, 1994 1995 में। ठीक, राइट, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट कर्व है जो आपको समझना है, क्योंकि ये कर्व जो है ये टैक्स के रिलेटेड है। ठीक है, टैक्स रिवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में, इसका मतलब टैक्स रिवेन्यू वर्सेस टैक्स रेट, एक ऐसा कर्व जो कि ड्रा किया जाता है बिटवीन टैक्स रिवेन्यू एंड टैक्स रेट, उस कर्व को नाम दिया जाता है लाफर कर्व। क्वेश्चन आएगा कि लाफर कर्व इज अ कर्व विच इज ड्रॉन बिटवीन, किसके बीच में डाला जाता है, किस 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 को लिया जाता है, सो दैट उसके बाद इस टैक्स को, इस कर्व को ड्रा किया जाता है। एक साइड से टैक्स रिवेन्यू लिया जाता है और दूसरे साइड से टैक्स रेट लिया जाता है। अब क्वेश्चन है, ये टैक्स रेट सिर्फ यहाँ पर क्यों है, ये यहाँ पर क्यों नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हो आप। ठीक है, टैक्स रेट सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर क्यों है और वाई एक्सिस के ऊपर क्यों है। जो भी एक्स एक्सिस के ऊपर होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है हमेशा, जो भी वाई एक्सिस के ऊपर होता है वो डिपेंड होता है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस पे जो भी लिखा होगा। तो दैट मीन्स टैक्स रिवेन्यू किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है टैक्स रेट पे। ठीक है, जिस हिसाब से टैक्स रेट लगाया जाएगा उसी हिसाब से टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग मी राइट। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट था, आपको पता होना चाहिए था कि एक्स एक्सिस में क्या होता है और वाई एक्सिस में क्यों है ये, राइट। अब यहां पर देखो क्या होता है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है लाफर करो हमें बोल रहा है दिस करो एस्टेब्लिश को रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। एसएसबी में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाफर करो किसके बीच में, किसके बीच में रिलेशनशिप है, आपको बोलना है टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू में, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू में। ठीक है, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू में, ये आपको याद रखना है। Next is the curve shows that if tax rates are low, rising them would increase tax revenue. Second, however, there may be an optimum rate of tax at which the tax revenue are maximized. राइट, अब समझो ये क्या होता है, ये आप नोट्स पे पढ़ सकते हो, बट मैं आपको समझाऊंगा है बोल क्या रहा है, लाफर करो क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मैंने इस साइड लिखा टैक्स रेवेन्यू वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे लिखा मैंने टैक्स रेट। बोला जाता है कि जब भी टैक्स रेट कम होता है, मतलब जीरो पे होगा, कोई टैक्स ही आपके ऊपर इम्पोज नहीं होता है, मतलब आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया है, मुझे बोलो क्या टैक्स, क्या रेवेन्यू कलेक्ट होगा, क्या रेवेन्यू होगा, कुछ नहीं होगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन ले लो, अब क्या करूंगा मैं, आपके पास इनकम है जो भी है, आपके ऊपर टैक्स इम्पोज किया गया, फॉर एग्जाम्पल 1%, जो आपके ऊपर टैक्स इम्पोज किया गया, इसका मतलब यहाँ से रेवेन्यू पे बढ़ता जा रहा है, फिर से आपके ऊपर और बढ़ाया गया 2%,
टैक्स रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, 3% टैक्स बढ़ता जा रहा है, 4% टैक्स बढ़ता जा रहा है, यही यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। जितना आप टैक्स रेट को बढ़ा रहे हो उतना क्या हो रहा है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। टैक्स रेट को बढ़ा रहे हो, टैक्स रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम पॉइंट होता है, ठीक है, ऑप्टिमम रेट होता है, ठीक है। उस पॉइंट पे क्या होता है, उस पॉइंट पे जो आपके पास टैक्स रेट होता है, उस टैक्स रेट के ऊपर मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है। उस पॉइंट के बियॉन्ड जो ही आप रेट को बढ़ा रहे हो तो क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, रिड्यूस होता है। इवन कि एक पॉइंट ऐसा होता है, आप जितना भी टैक्स बढ़ाते हो, टैक्स रेट को बढ़ाते हो, जितना भी रेट बढ़ाते हो, पहले 2% से आपको टैक्स पे करना, अब 3, अब 4, फिर 5, 6, तो यहाँ से रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। सपोज 10% तक आपने दे पा रहे थे, लेकिन 10% से ज़्यादा जो 11% किया गया तो आप टैक्स रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे हो, तो टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज हो गया। इसका मतलब ये 10% क्या बना, ये एक ऑप्टिमम रेट बना। यही लाफर करो यहाँ पर बोल रहा है। और यहाँ पर लाफर करो क्या बोल रहा है, इफ टैक्स रेट इंक्रीजेस बियॉन्ड दिस ऑप्टिमम रेट, किस ऑप्टिमम रेट से, जो यहाँ पर जहाँ पर हमें क्वेश्चन आएगा कि ऑप्टिमम रेट ऑफ टैक्स जो है उस पर कितना रेवेन्यू मिलता है, आपको बोलना मैक्सिमम रेवेन्यू उस पर मिलता है। लेकिन जब हम उस ऑप्टिमम रेट से आगे जाएंगे, ठीक है, बियॉन्ड उस रेट को बढ़ा देंगे, उस पॉइंट से आगे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज होता है। दिस मे कॉज डिस इंसेंटिव टू अर्न मोर एंड दिस लीड्स टू फॉल इन टैक्स रेवेन्यू। तो डिस इंसेंटिव का मतलब ये होता है आप ज़्यादा आप टैक्स जो कलेक्ट कर रहे थे वो अब रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, आपको इंसेंटिव्स नहीं मिलेगा। द कर्व इज इन द शेप ऑफ इन्वर्टेड यू। ऐसे क्वेश्चंस एसएसबी में पूछा जाता है कि लाफर कर्व की शेप क्या आप बोलोगे, इन्वर्टेड यू, क्योंकि यू ऐसे होता है, इसको उल्टा करो, इसको इन्वर्ट करो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व जो है उसको बोला जाता है, वो लाफर कर्व होता है। क्योंकि जितने भी कर्व्स आपके इकोनॉमी में हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा ही है, जैसे इंडिफरेंस करो, ऐसे क्वेश्चंस वहाँ से पूछा जाता है, और यहाँ पर भी आपको करो मिलता है, तो हमने इस करो को अच्छे से पढ़ा। यहाँ पर मैंने लिखा, जब आप इस नोट्स को पढ़ोगे, मैंने लिखा यहाँ पर ओ पी मतलब यहाँ पर ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम रेट। और यहाँ पर मैंने लिखा इंक्रीज रेट बियॉन्ड ओ पी। अगर हम इस ओ पी से आगे जाएंगे, अब यहाँ पर तो पहुंच गए, इससे आगे चले जाएंगे, रेवेन्यू क्या हो जाएगा, रेवेन्यू क्या होना शुरू होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। आई होप ये ग्राफ आपको समझ आया होगा, राइट। तो मैं यहाँ पर ही इसको स्टॉप करता हूँ। एक और अनाउंसमेंट सुनो, आपको क्या करना है, आपने जितना भी आरबीआई में पढ़ा और मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप जल्दी से जल्दी कल तक आप शॉर्ट नोट्स बना लो, एक ही पेज पे जितना भी आपको पता है उसको लिखते जाओ। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे अगर आपको कहीं से मिल रहा है उसको भी लिखते जाओ उसमें, और उन शॉर्ट नोट्स को अब याद करना स्टार्ट करो टॉपिक वाइज। एमसीक्यूज आ जाएंगे, एमसीक्यूज में बहुत सारे दे दूंगा, लेकिन अभी आप उसको कंपाइल करके एक जगह पर पहले कम से कम स्टोर तो रखो, एक जगह पर आपने लिखा होगा 2-3 रफ्स पे नहीं, अब आप एक ही जगह पर डाल दो उसको, और उसको कहीं किसी अच्छी क्या बोलते हैं, अच्छी जगह पर रखो उसको, फिर मिक्स नहीं करना रफ के साथ, ठीक है। उसको आप जो है अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखो। डिफरेंट कलर का पेन आपको यूज करना है, थोड़ा सा 2-3 कलर्स का पेन, सो